अब मैं आपको सेकंड पार्ट बता रही हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फर्स्ट आपको अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, अब सेकंड पार्ट बता रही हूँ। मैंने आपको बताया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, ठीक है। ये देखिए, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी वजह से जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो चुने हुए लोग हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। मैंने आपको बताया कि क्योंकि उस समय बहुत इलिटरेसी थी, पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे, तो लोगों को अपनी बात समझाने के लिए कुछ सिंबल्स थे जिनका यूज होता था। वो मैं आपको सिंबल्स और उसका मतलब समझाऊंगी। फ्रांस में इसका यूज होता था। और ऐसा ही नहीं, बच्चों कई ऐसी भाषाएं हैं जो पिक्टोरियल होती हैं, मतलब उनमें चित्र भी बनाने पड़ते हैं और लिखना भी पड़ता है। जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं, क्योंकि पहले जब ओरल ही लोगों को पढ़ाया जाता था, ओरली याद कराया जाता था, तो उस समय उसके बाद पिक्टोरियल लैंग्वेज शुरू हुई थी। आप देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक में पिक्चर्स बनी होती है। ए फॉर एप्पल, एक अच्छा सा एप्पल होता है, या एरोप्लेन होता है ना। इसी तरह सी फॉर बैट होता है, बच्चे फौरन पहचान लेते हैं, कैट को फौरन पहचान लेते हैं, रैट को, और उनको इजी होता है लर्न करना, और धीरे धीरे उनको अल्फाबेट लर्न हो जाते हैं, समझ में आने लगता है। तो इसी तरह आप अपना पेज 12 ओपन करिए। पेज 12 जल्दी से बुक लेके आइए, ओपन करिए, क्योंकि इतने सारे चित्र इस पर नहीं बन सकते हैं, इसीलिए, क्योंकि कुछ तो बड़े ही ह्यूमन फिगर्स हैं जिनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए एक चेन बनी हुई है। ये चेन, ये टूटी हुई चेन, ठीक है, ये ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि जो हमारे हाथ में हथकड़ी थी ना, वो टूट गई। ब्रोकन चेन का मतलब है नाउ वी हैव बिकम फ्री। अब हम फ्री हो गए हैं। हमारे हाथ की जो हथकड़ी थी वो टूट गई है। हमारे पैरों में जो बेड़ियां थी कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम टैक्स दे रहे हैं, ये सब टूट गई और अब हम फ्री हो गए, ठीक है। तो ब्रोकन चेन मतलब टूटी हुई चेन। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हिंदी में भी आपको समझ में आ सके। इसमें लिखा भी है, चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव। जो उस समय स्लेव्स होते थे, ठीक है, जो गुलाम होते थे, उनके पैरों में पहचान के लिए चेन बांधी जाती थी, जिससे पता चले कि ये गुलाम है। आज भी आप जेल में देखिए, जो ऐसा जिनका एक्ट है, जो ऐसे फांसी की सजा पाने वाले या रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिनको दी जाती है, जब उनको बाहर कुछ ऐसे होते हैं जिनको काम भी जिनसे करवाया जाता है, यहाँ तो नहीं, लेकिन मैंने कई जगह जैसे झांसी में देखा है मैंने कि वहाँ जो ये जिनको 2 या 3 महीने ही रह जाते थे छूटने में, उनको बाहर लाया जाता था जेल से। इसमें जिसकी बात कर रही हूँ, लेकिन उनके पैरों में बेड़ी पड़ी होती थी जिससे वो भाग ना सके, और उसके बाद उनसे खेत में, जो जेल का ही खेत था, उसमें काम करवाया जाता था। ये पहले की बात है, जब हम छोटे थे। अब तो ये प्रथा शायद खत्म हो गई होगी। तो जो ब्रोकन चेन है, ये इसका मतलब है कि अब हम गुलाम नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हो गए। उसके बाद दूसरा आता है बंडल ऑफ रॉड। ये देखिए, बहुत से बंडल है रॉड के जो बंधे हुए हैं। आपको पता है, अगर एक लकड़ी को तोड़ा जाए तो बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन अगर लकड़ियों का बंडल है, बचपन में ये कहानी भी सुनी होगी कि एक किसान ने अपने बच्चों को कैसे समझाया कि तुम मिलजुल के रहो। और बच्चों, इतिहास इस बात का गवाह है
कि हम लोग क्यों गुलाम हुए। इसीलिए हुए क्योंकि छोटे छोटे रजवाड़े आपस में मिल नहीं सके। सबने कहा उसके ऊपर हमला हो रहा है, हमें क्या मतलब। हमने आपको बताया था जब सिकंदर यहाँ आया था पहली बार, जब उसने अटैक किया तो अफगानिस्तान में जो अमरीक था राजा, उसने मदद की और उसको बुलाया, लेटर लिख के बुलाया उसको 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 इसने बहुत सी गिफ्ट भेजी कि आप आइए और कुरु के ऊपर आक्रमण करिए और हमारे यहाँ से निकलिए, हम आपको रास्ता देते हैं। तो जो मिलजुल के नहीं रहे, जब तक हम गुलाम रहे हैं, अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो याद रखो दूसरे लोग हमको इसका फायदा उठाएंगे। अगर घर में भी झगड़ा होता है तो ये कहा जाता है कि भले ही तुम घर में झगड़ा कर लो, लेकिन बाहर सब ये दिखाओ कि हम एक है, इन तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसी तरह ये जो इन्होंने बंडल दिखाया है, बंडल का मतलब है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अगर आप मिलजुल के रहते हैं तो आप में ताकत है, आप स्वतंत्र रहेंगे। अगर नहीं रहते तो नहीं रह पाएंगे। रिवोल्यूशन जब हुआ तो तभी तो हुआ जब इतने लोगों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारा भारत तभी स्वतंत्र हुआ जब हम लोगों ने सब ने, हर जाति और धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके इसकी स्थापना किया। लेकिन जब नहीं किया तो हिंदुस्तान तो गुरु में बढ़ गया, जो हमें आज भी खुद के आंसू बुलाता है। थर्ड आता है बच्चा, ये आई है, आंख बनी है, ट्रायंगल के अंदर आंख बनी है और इसका मतलब है कि आई जो है ना, आंख है, ये नॉलेज का प्रतीक होती है। ठीक है, तो इसमें जो जो सन रेजेस हैं ये आ रही हैं और चमक रही है आंख। जो सन रेजेस है उसका मतलब है जो अज्ञानता का अंधेरा है वो हट गया है और जो ज्ञान की आंख है वो खुल गई है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है और इसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो इग्नोरेंस को, अज्ञानता को हटा रही हैं। और जो आंख है, ये देखिए बहुत दिन होगी सूर्य की किरणें आपका, जो आपको शायद उतना बहुत ध्यान से देखिए तब दिखाई देगी। और ये जो आंख है ये नॉलेज का प्रतीक है। उसके बाद आता है सत्य, ये पिचकारी की तरह बना हुआ है, ये रॉयल पावर, राजा ये राजा की पावर को बताता है कि राजा के पास कितनी पावर होती है। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करना था तो उसके नीचे ये बना देते थे, इसका मतलब था ये राजा का ऑर्डर है और ये मानना पड़ेगा। इसके बाद में आता है ये, नहीं आप सांप देख रहे हैं, ये जो सांप है ना, ये इसकी पूंछ इसके मुंह में है। इसका मतलब है ये जो रिंग बनी है ना तो इसका एंड है कोई और ना इसकी कोई स्टार्टिंग है। इसका मतलब है कि ये जो है ये ईश्वर, इटर्निटी, जो प्रभु है, ईश्वर है, उसका परिचायक है। इसका ना अंत होता है और ना शुरुआत होती है। तो ये देखिए बहुत अजीब सी बात है, स्नेक को बनाया है, इसकी पूंछ उसके मुंह में है। हमारे यहाँ तो उनकी जो बनाते हैं तो या तो रेजेस बनाते हैं या तो फिर कोई मतलब बॉम्ब बनाते हैं व्यक्ति का, लेकिन इनके यहाँ जो सिंबल है वो ये रखा गया है, रिंग है, ना कहीं से शुरू हो रही है और न कहीं खत्म हो रही है। उसके बाद रेड सिलिकन कैप, ये कैप देखते हैं आप, ये जो कैप है ना, ये कैप रेड कलर की, ये मैं भी आपको बताऊंगी। ये वो लोग पहनते थे जो फ्री हो जाते थे, स्लेव, जो स्लेव थे ना, गुलाम थे, जब फ्री हो जाते थे तो ये रेड कैप पहनते थे। फ्रांस में एक पार्टी भी थी, अभी आपको बताऊंगी, जिसने रेड कैप पहनना शुरू कर दिया था। मतलब अब हम राजा के गुलाम ही हैं, अब हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इसके बाद देखिए ये 3 कलर आ रहे हैं, ब्लू, व्हाइट और रेड। ये ब्लू पहना हुआ है, रेड है उसका ब्लाउज और ये व्हाइट कलर है जो इसने हाथ में पहना हुआ है इस लेडी ने। ये फ्रांस के 3 कलर है। तो अपने यहाँ 3 कलर है ना, आपको पता है ना ट्राई कलर में कौन से कलर आते हैं, सर्कुलर,
उसी तरह यहाँ पर है ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ये फ्रांस के जो नेशनल कलर माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ये वोमन। कितनी सुंदर परी जैसी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। इसके पंख है और इसका मतलब है जो विंग्स वोमन है, विंग्स माने पंख। इसका मतलब है कि कानून आपके साथ है, ये कानून को बताती। जैसे हमारे यहाँ आंख पर पट्टी बंदी और तराजू हाथ में लिए हुए होती है, उसको कानून की देवी माना जाता है। उसी तरह इनके यहाँ ये कानून की देवी है। इसके बाद ये टैबलेट्स है। टैबलेट का मतलब है, देखो इसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कानून के सामने सब एक है। ठीक है, कानून के सामने सब एक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपने सिंबल्स देखे हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स, ये भी आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और बना करके इनके सामने आपको लिखना है कि ये जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं ये किस लिए बनाए गए हैं, इनका क्या मतलब था, जो मैंने अभी आपको बताया है कि उस समय जो लोग थे पढ़े लिखे उतने नहीं थे, तो उनको समझाने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा बुक खोलिए, क्वेश्चन निकालिए, पेज 24। क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको लिखना है। डिस्क्राइब, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका आउटब्रेक कैसे हुआ, ये हमने आपको पहले जो पढ़ाया है तब दिखाया है कि आउटब्रेक कैसे हुआ, बिल्कुल हेडिंग डालकर दिखाया है। फ्रांस बिकम्स द मोनार्की, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसमें कुछ लाइन थी जो आपको सारी तो नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन शुरू से आपको, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शुरू से जो मैंने आपको कहानी सुनाई है फ्रांस की, की, वो सारी आपको देनी पड़ेगी और वहां तक देनी पड़ेगी जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि जो रिवोल्यूशन है ये सामने क्यों आया। जो 3 इयर्स हैं जो मैंने आपको बताई, स्टेज है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा आपको देना पड़ेगा। इसमें पता नहीं आपके पास में है कि नहीं है, बुक अभी है कि नहीं है, नहीं तो हम आपको फिर से अंडरलाइन करा देते। जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन है तो इसमें जो ये देखिए जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें, बाकी तो नहीं बता पाऊंगी इतना सारा। 14 जुलाई 1789 the king had commanded troops to move into the city. Rumor spread that he would soon order the army to open the fire upon the citizens. बीच का मैं छोड़ रही हूँ तो छोड़ती हूँ। 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. ये तो आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है उससे हो गया। सेकंड पैराग्राफ में अंडरलाइन करिए, पीपुल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द fortress prison, the Bastille, where they hoped to find food and ammunition. The commander of the Bastille was killed and the prisoners released, few were only 7 of them. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to get the souvenirs of its destruction. मैंने आपको बताया था बाजार में बिके थे ये। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ, most people were protesting against the high price of bread. When historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the
वर्किंग इन फ्रांस। ठीक है, ये तो आपके शुरू के जो पैराग्राफ है उनका हो गया। अब ये आपको फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसमें देखिए जो शुरू की 3 लाइन्स है मेरी एंटोनिएट तक की, वहां तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, उसको खाली खजाना मिला जो हमने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद लिखिए, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवर or rise to more than 2 billion livers, began to change 10% interest on loan। इसके बाद पीछे की लाइन, cost of maintaining an army, the cost running government offices, universities, the taxes was forced to increase, the state was forced to increase taxes। Next line, in the 18th century was divided into 3 states, the only members of the third state paid taxes। ये हमने आपको बताया था। उसके बाद इस पैराग्राफ के बाद आ जाइए, फ्रेंच सोसाइटी was organized citizens made up of 90% of the population। ठीक है, 60% of the land was owned by nobles, church and other richer members of the third state। The members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। The most important of these was exemption from paying taxes to the state। स्टेट को देते ही नहीं थे। These included feudal dues, which they extracted from the peasants, किसानों से लेते थे। Peasants were obliged to render services, to work in his house and field, to serve in the army, etc। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। और इसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाइए, the church expected its share of taxes called tips from the peasants, सब लेते थे। और a direct tax called tally, tally था वो गवर्नमेंट लेती थी। and a number of indirect taxes which were levied of articles, हर चीज के लिए टैक्सेस लिए जाते थे। The burden of financing activities of the same two taxes was borne by the third state alone। जितने भी टैक्सेस थे केवल जो थर्ड स्टेट थी उसी को देने पड़ते थे। फिर स्ट्रगल टू सर्वाइव हेडिंग आपको डालनी है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, यहाँ से लेकर आप 1 2 3 4 लाइन मेजॉरिटी तक अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद नीचे की लाइन पर आ जाइए, गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, ये करिए। और उसके बाद दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसकी वजह से क्राइसिस इकट्ठा हो गया, शुरू हो गया। और फिर उसके बाद में आप जो है ये मिडिल एज जो थी वो ग्रो हुई। और ये जो है इतना तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो सेकंड आपका आ रहा है जो मिडिल एज ग्रो हुई है, यहाँ से आप थोड़ा अपने आप लिखना शुरू करिए। आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हमको क्या लिखना है। क्योंकि अगर इतना सारा आपको बताएंगे, जैसे कि ग्रोइंग मिडिल एज है, इसमें देखिए जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा पैराग्राफ फर्स्ट। उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ में इन एडिशन टू मर्चेंट, यहाँ से लेकर के
आप डिपेंड ऑन द मेरिट, डिपेंड ऑन द मेरिट कर लीजिए। और उसके बाद में लास्ट लाइन है, sought to refute the doctrine of divine, यहाँ से लेकर के between people and their representative, नेक्स्ट पेज पर है, उसको कर लीजिए। फिर मॉन्टेस्क्यू से लेकर थिंकर इन फ्रांस, यह आपको पैराग्राफ में करना है, काफी बड़ा है और ये आपको याद करना पड़ेगा। अब 9th क्लास में आ गए हैं ना, इसलिए। और फिर लास्ट में आएगा आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज, वहाँ से लेंगे सिस्टम ऑफ द रिलीजन। ये आपको पूरा करना पड़ेगा। अब इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं अपनी भाषा में लिखूँ, लेकिन ये लैंग्वेज अगर आप अभी लिख लेंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको याद हो जाएगी। और फिर आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन है। देखिए, जो आप शुरू में नोट्स बना रहे हैं ना, ये आपको लर्न करने समझने जरूरी है। और आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन है, उसमें इतना बड़ा आप नहीं लिखेंगे, थोड़ा ही लिखेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब समझने के लिए अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। सेंटेंसेस भी याद होंगे, क्वेश्चन बनाना भी आएगा और सेंटेंस बनाने भी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो सेकंड पार्ट है मैं इतना ही करती हूँ, बाकी मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।